हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में एक बार फिर से। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बिंदास होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और कल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो आपका ग्रुप डी का एक इवेंट है मेन, तो उसको आप 11 बजे सुबह देख लेना, ठीक। और कल तो नहीं हुई थी, आज होगी। चलो फिर करते हैं, ठीक है। और अच्छे से आंसर देना सभी क्वेश्चंस के, और गलत नहीं करना। मुझे पूरा भरोसा है कि नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, हमें कहां से पता चलता है? धौलावीरा से, लोथल से, या फिर कालीबंगा से, या आलमगीरपुर से? कहां से? हड़प्पा का हमें एक जो भाई हाँ, ये लोग पानी का भी संरक्षण करना जानते थे, ये बात हमें किस जगह से पता चली है? हड़प्पा की कौन सी साइट से पता चली है? जरा ये वाला भी आंसर दो, गलत नहीं करना, ठीक है। देखो जरा, सही है। ओए बी वाले, ए वाला गलत ना करो। एम डी मोहम्मद सर आपका गलत हो जाएगा। बी वालों को तो कतई ने ठोक ठोक के मारना चाहिए। धौलावीरा इज राइट। लोथल से नहीं है, ये धौलावीरा से पता चला है। मारकर इतना पतला, रोटी नहीं खा के आया मारकर रे। चलो ठीक है, ये धौलावीरा से पता चलता है, ठीक है। याद रखोगे, धौलावीरा साइट कहां पर है? गुजरात का कच्छ जिला, ओके। वहीं भचाऊ तालुका एक जगह पड़ती है। कहां पर है ये? गुजरात है ना, गुजरात का क्या है? कच्छ जिला, ओके। याद रखोगे, गुजरात का कच्छ जिला, और वहीं पर भचाऊ तालुका एक जगह पड़ेगी, है ना, भचाऊ तालुका वहीं पर ही है। इसकी खोज किसने की थी, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी लंबा एग्जाम खिंचेगा, अभी तो बहुत आगे जाएगा एग्जाम, ठीक है, तो आएगा यहां तक। तो जेपी जोशी ने की थी, ओके। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की है। कब की है अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछ ले? 1967, ठीक है। ये लोग जल संरक्षण प्रणाली से पता था, जल का प्रबंधन करना ये लोग जानते थे। यहीं से एकमात्र खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम भी आपका मिला है, ठीक है। यहाँ के जो दुर्ग होते थे ना, दुर्ग कैसे होते थे कि मतलब एक तो था दुर्ग वर्ग, एक तो था मध्यम वर्ग, और एक तो था निम्न वर्ग। ऐसे इनके महल बने होते थे। मतलब जो यहाँ पे जो इनका राजा है वो यहाँ बैठेगा, फिर मध्यम में व्यापारी, और जो नीचे कार्यकर्ता है वो बैठेंगे, काम करने वाले लोकल लोग। तो यहाँ से ऐसे वर्ग का भी पता चलता है। जो इनका नगर होते थे, शहर होते थे, वो 3 भाग में डिवाइड होते थे। ये भी बात यहाँ से पता चली है, ओके। इतनी बात याद रखोगे, ठीक है। जल संरक्षण, हाँ जी, ठीक है, जल संरक्षण प्रणाली से ये लोग मतलब पता था इनको उसका। हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? मनीष ओझड़ा, या फिर रणवीर सिंह, या फिर हेमंत पांडे, या धर्मेंद्र चड्ढा? क्या लगता है आपने? गलत नहीं करोगे, ठीक है। हाँ जी, बताइए चलो, किसको मिला है? किसको मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड? किसको मिला है, ठीक है। ये रिसेंटली की ही न्यूज है, बताओ जरा। 23 दिसंबर के आसपास की, बता सकते हो? ओ भाई, तुमने पता है। धर्मेंद्र, गलत कर रहे हो आप, ठीक है। धर्मेंद्र नहीं है। ओए पूजा कुमारी मैम गलत है। सूरज गलत हो गया। मुकेश ठीक है, ठीक है। जो हेमंत पांडे दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, ठीक है। याद है ना, डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हीं को मिला है, ठीक है। इन्हीं को कई तरीके क्यों मिला है? इनको कई तरीके की मेडिसिन के लिए, कई तरीके की दवाइयां बनाने के लिए, कई लोकल दवाइयां भी हैं। एक तो ल्यूकोड्रामा में एक यूज होती है ड्रग लुकेड्रिन, एक दवाई है उसको बनाने के लिए। ल्यूकोड्रामा बीमारी है, उसको बीमारी को दूर करने के लिए दवाई बनाई। दूसरा, एक दांत के दर्द की इन्होंने एक और दवाई बनाई है, उसलिए इनको क्या मिला है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ओके। याद रखोगे, कई बार पूछा जा चुका है, क्लियर, ठीक है। ल्यूकोड्रामा के लिए ड्रग लुकोसिन, याद रखना। लुकोड्रामा के लिए इनको मिला है, एक बीमारी है लुकोड्रामा, उसका ड्रग लुकोडिन इन्होंने क्या बनाई है? दवाई, ठीक है। लुकोडिन, ये इन्होंने दवाई भी बनाई है, ओके। और दांत के दर्द की भी एक इन्होंने मेडिसिन तैयार की है। चलिए नेक्स्ट, हेमंत पांडे हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? भारत के संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है हमको? किस बारे में हमको बताता है? मूल अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट्स को बताता है क्या, या हमारी नागरिकता को बताता है,
ठीक है, या डीपीएसपी को बताता है, या मूलभूत हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको बताता है। जो आपका पार्ट 4 है संविधान के अंदर, जरा बताओगे ये किस चीज को बताता है? गलत नहीं करोगे, ओ गलत हो जाएगा। एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज को नो, एक बच्चा बोल रहा था, बाकी सही बोल गए सारे। ठीक है, एक सिटीजन बोल रहा है मुकेश कुमार, नहीं सर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पार्ट 4 है ना, ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, अब ये पार्ट 4 आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। अनुच्छेद कौन से हैं ये? 36 से लेकर 51 तक आते हैं। पार्ट 4 भी ये लिए कहां से गए हैं? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिए हैं। ओके, ये कहां से हमने अपने संविधान में लेकर रखा है? ये याद रखोगे, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। क्या आप इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में इनको तुम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो इनको लगाएगी, ना चाहेगी तो बिल्कुल ना लगाएगी। ओके, ये बात आप याद रखोगे डीपीएसपी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट कहता है मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, ये आ चुका है तुम्हारा ग्रुप डी में, वो ग्रुप डी ने एनटीपीसी में। जीवितों का टीला, या फिर कंकालों का टीला, या फिर दासों का टीला, या मृतकों का टीला? जरा बताओगे मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ अदर नेम? किस अदर नेम से भी हम इसको जानते हैं? जरा बताओगे यहां से। ठीक है, बहुत बहुत सही, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। डी इज राइट, शाबाश। इसको मृतकों का टीला। अच्छा, आपसे ना ये पूछ लेगा ये कौन सी नदी के किनारे पर है मोहनजोदारो जो है, ये भी तो पूछ सकता है। जैसे कि हड़प्पा तो है रावी के किनारे पर, है ना, ये सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, याद रखोगे। पाकिस्तान के सिंध स्टेट पड़ता है, बिल्कुल गुजरात से लगा हुआ स्टेट है। जहां हमारा गुजरात है ना, उसका सिंध स्टेट गुजरात से लगा हुआ है पाकिस्तान का। वहीं पर आपको लरकाना डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वहीं पर ही है। ओके, तो सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, ओके, और लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, है ना, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, सिंधु नदी के किनारे पर, है ना, सिंधु नदी के किनारे पर यहां से जारी है माउंट एबी, माउंट एबी नहीं, मृतकों का टीला। माउंट एबी तो व्हीलर ने बोला था, माउंट एबी व्हीलर ने बोला था हड़प्पा के लिए। तो ये मृतकों का टीला के लिए ये फेमस है, इसलिए इसको जाना जाता है। ध्यान रखोगे, किसने इसकी खोज की 1922 में? राखल दास बनर्जी ने की थी। ओके, याद रखोगे, राखल दास बनर्जी। अब इससे आपका टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, और किसने खोज की ये भी पूछ सकता है। इन दोनों ही बारे में ये पूछ सकता है, और नदी भी पूछ सकता है, और ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि अब डीप जा रहा है तो बिल्कुल ही जाएगा। ओके, याद रखोगे, क्लियर है ना? कई बार हमारे पेपर में आता है, भूलना नहीं। ठीक है, चलो, नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है हमको। ठीक है, याद रखना, जो द्रावी मोम विधि से बनी हुई है ना, वैक्स मेथड जानते हो क्या होता है? लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है वो मूर्ति। कैसे? आप जैसे कि मान के चलो, मैंने आटा लिया, ओके, आटा अपने हाथ पे रखा, या मैंने कोई भी लिक्विड जैसी कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीज ली जो मतलब गिलगिली सी है थोड़ा, उसको मैंने हाथ पे रख दिया और यूं करके मैंने हाथ को खोला तो वो मेरे हाथ के डिजाइन की छप जाएगी। उसको बोलते हैं द्रावी मोम विधि। ओके, याद रखोगे, लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं। तो उसी से वैसे ही बनाई गई यहां पे एक मूर्ति मिली है नर्तकी की। ओके, ये बात आप याद रखना। ठीक है, याद रखोगे, द्रावी मोम विधि। नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? डिकेड, दशक के बारे में पूछ रहा है पूरा। ठीक है, ये डिकेड पूछा है इसने, पूरे दशक का आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट। जरा बताओगे इसमें से किसको मिला है? गलत नहीं करना। ठीक है, जरा बताओ। ठीक है, बहुत बच्चा, कोहली नहीं है, अभिषेक, गलत कर दोगे। सोनिया मैम, गलत कर दोगे। मंजू, ठीक है। शिवी यादव जी, बहुत बढ़िया आंसर है। सूरज, शाबाश, वेरी गुड। डी, बहुत अच्छा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। एमएस धोनी, ठीक है, याद रखोगे, ये एमएस धोनी के लिए, ठीक है, ये डिकेड के अवार्ड हैं, यानी कि पूरे दशक के लिए। आईसीसी क्रिकेट ऑफ स्पिरिट, ध्यान रखोगे, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, उल्टा है। ठीक है, याद रखना, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये एमएस धोनी को मिला है। ओके, याद रखोगे,
MS धोनी को मिला। अगर आपसे पूछे कि ये आईसीसी का अवार्ड जो वनडे के लिए या टेस्ट के लिए अगर तुमसे पूछे तो वनडे के लिए किसको मिला है, ओडीआई के लिए, वनडे क्रिकेट डिकेड के लिए ये मिला है विराट कोहली को। ओके, अगर आपसे टेस्ट में पूछ ले ये टेस्ट में किसको मिला है तो ये मिला है स्टीव स्मिथ को, है ना, स्टीव स्मिथ को मिला है, ये बात आप याद रखोगे। और अगर आपसे T20 का पूछ ले तो आप बोलोगे राशिद खान को मिला है, ठीक है, राशिद खान को मिला है। और एक बात और बताऊं तुमको, ये तो तुम्हारे मेल के हो गए, तीनों के तीनों अवार्ड, है ना, ये तो चलो मेल के हो गए, ध्यान रखोगे, ये तो मेल के हो गए। फीमेल में ये सारे अवार्ड एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया वाली को मिले हैं, ठीक है, हालांकि टेस्ट तो नहीं होता है फीमेल में, बट पूरे के पूरे जितने भी ये अवार्ड है फीमेल में एलिस पेरी को मिल चुके हैं फीमेल में। ओके, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये सारे अवार्ड वो ही लेगी फीमेल के अंदर। ओके, ये आप याद रखना, ठीक है, एलिस पेरी याद रखोगे, क्लियर है ना। अब भूलोगे तो ना यहां से बता देना, आईसीसी का अध्यक्ष आप जानते ही हो, ठीक है, ग्रेग बार्सले, याद रखना, आईसीसी का अध्यक्ष ग्रेग बार्सले, अभी जो नए बने हैं नवंबर के अंदर, ग्रेग बार्सले। ओके, नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, क्या बताओगे आप, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, जरा बताओगे। हाँ जी, एलिस पेरी से जरूर याद रख लेना क्योंकि उनको फीमेल में सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है, याद रखना। बताना जरा कौन सा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन का, ठीक है, आपको क्या लगता है उज्जैन का प्राचीन नाम, ये महाजनपद काल से पूछ रहा है। ओए तक्षशिला नहीं था रे, अवंतिका तो ठीक दे रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया, अवंतिका था, ठीक है। और अवंतिका के अलावा दक्षिणी माहेशमती भी था। ओके, याद रखोगे, क्या था इसके साथ साथ, दक्षिणी माहेशमती, है ना, माहेशमती, माहेशमती। ओके, ये भी आप याद रखोगे, दक्षिणी माहेशमती उज्जैन का नाम था, 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। ओके, और अवंतिका भी इसको ही बोलते थे। कौन सी रिवर के किनारे, शिप्रा नदी। ओके, कौन सी नदी के किनारे पर था ये, शिप्रा नदी के किनारे पर था। ओके, ये याद रखोगे आप, ठीक है, एक बाहुबली, हाँ वही बाहुबली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, जैसे सरकार मान के चलो गिर गई है तो राष्ट्रपति शासन हम लागू करते हैं, वहां पर वो कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं, जरा बताओगे, ठीक है, हम जो अपना राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू करते हैं वो कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं, जरा बताओगे, ठीक है, बताओ। राष्ट्रपति शासन 356, 365, 359 या 360, गलत नहीं करोगे। शिवी शर्मा, बहुत अच्छा आंसर है भाई। चौधरी साहब, बहुत अच्छा। विजय, ठीक है। सुरेश कुमार सैनी जी, बहुत बढ़िया आंसर है, शाबाश। सुधांशु, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत सही। आर्टिकल 365 नहीं है नितेश गुप्ता सर, ये आर्टिकल 356 है, ठीक है। इस आर्टिकल 356 को आप लगाओगे, ठीक है। जैसे कुछ टाइम के लिए जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिर गई थी, वहां पर कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, है ना, इसको आप कभी कभी राज्यपाल शासन कहकर भी बुला देते हो, है ना, ये भी बोल देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में ये सब चलता ही रहता था पहले, अब तो यूटी बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले ये चलता रहता था, वहां पर गवर्नमेंट गिर जाती थी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता था आर्टिकल 356 के थ्रू, है ना। चलिए, इतनी बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट कौन सा आता है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा, भारत का सबसे बड़ा। अब सोचो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट विच स्टेट विल हैव इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, जरा बताओगे इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहां पे बनेगा, गलत नहीं करोगे, 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। उड़ीसा, ओए गुजरात नहीं है, यस, एक कह रहा उड़ीसा के भुवनेश्वर, राउरकेला, जो राउरकेला बोल रहा है वो तो ठीक है, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में बनने जा रहा है। ओके, उड़ीसा इज राइट आंसर, ठीक है। आप जानते हो ज्यादातर जो भी हॉकी के गेम हैं मोस्टली उड़ीसा के भुवनेश्वर या राउरकेला की तरफ होते हैं, है ना, तो यही उड़ीसा के राउरकेला में ही ये बनने जा रहा है, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में बनने जा रहा है सबसे बड़ा भारत का
हॉकी स्टेडियम। ये घोषणा किसने की है? नवीन पटनायक ने। ओके, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अच्छा, ये बनेगा कहां? राउरकेला की जगह में, है ना? वहां बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कुछ एरिया खाली पड़ा हुआ है, उसमें 15 एकड़ का एरिया है वो। ठीक है, कितना है? 15 एकड़ का ये एरिया है, और जो बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, वहीं पर बनेगा, है ना? बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहीं पर ही बनेगा। ओके, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ। अटकामा, कोलोराडो, कालाहारी या फिर थार? क्या लगता है आपने? द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट बताओ, इनमें से कौन सा है? सबसे साउथ एशिया का सबसे बड़ा। गलत नहीं करोगे, ठीक है? चलिए साहब। ओए कालाहारी देखो यार, कर गई गलती। थार होगा यहाँ पे। शाबाश वर्षा, बब्बू, गोपीलाल, शाबाश। और शिवांश गलत कर गया, ठीक है? आप गलत कर गए यहाँ पे। चलो, ये होगा थार। देखो ऊपर क्या लिखा है, ये देखना जरा। साउथ एशिया, है ना? साउथ एशिया। क्या अटकामा एशिया में आता है किसी भी एंगल से? नो। कोलोराडो किसी भी एंगल से आता है यहाँ पे? नो। कालाहारी आता है? नहीं। तो एशिया में तो ओनली यही आता है ना, बस थार, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है ना? हमारे राजस्थान के एरिया में और पाकिस्तान के एरिया में है ना थार डेजर्ट। यही साउथ। तुमको सबसे बड़ा देखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया है, वरना एशिया में तो थार पड़ता है, ठीक है? चलिए, शाबाश। नेक्स्ट क्या आता है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्या लगता है आपने? मगध की सबसे पहली वाली कैपिटल पूछ रहा है। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज या फिर चंपा? गलत नहीं करोगे। मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? गलत नहीं करना। शाबाश। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये 5 पहाड़ियों से गिरी हुई थी, बता देना कौन सी थी। यस, गिरिब्रिज थी, ठीक है? देखो, गिरिब्रिज राजगृह एक जगह लिखे हुए हैं, ठीक है? पहले गिरिब्रिज थी, फिर तुरंत उसके थोड़े टाइम बाद राजगृह बन गई। तो गिरिब्रिज राजगृह हम एक साथ लिख के दे देते हैं, क्योंकि हमें इतने पुराने इतिहास का नहीं पता है कि बिल्कुल परफेक्ट बताओ भी पहले इन दोनों में से कौन थी, ठीक है? तो ये हम एक साथ इसको लिख के दे देते हैं, ठीक है? गिरिब्रिज और राजगृह, यही मगध की सबसे पहली कैपिटल थी। ओके, याद रखोगे इतनी बात। पेपर में कई बार पूछी जाती है, भूलना नहीं कभी भी, ठीक है? उसके बाद अगर स्थानांतरित हुई थी, है ना, राजगृह के बाद, तो फिर वैशाली हुई, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र हुई, ऐसे ये चेंज होते चले गए। ओके, याद रखोगे। चलिए, सबसे हर्यक वंश के टाइम पे यही तो थी सबसे पहले। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? सलमान खान, धर्मेंद्र, आमिर खान या गोविंदा? जरा इनमें से बताओ, ठीक है? गलत नहीं करोगे, सिंपल है आपके लिए ये, ठीक है? जरा बताओ। वहां की सीनेट ने भी दिया और महासभा ने, दोनों ने मिलकर। बताओ इनमें से। बहुत 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 धर्मेंद्र करेक्ट है, सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। बी इज राइट, ठीक है? धर्मेंद्र को मिला है। वहां की सीनेट और महासभा ने मिलकर एक संयुक्त, एक क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ऐसा ही कुछ प्रस्ताव, ठीक है? संयुक्त विधायी प्रस्ताव बोलते हैं उसको, वो निकाला और उसमें किसको दिया अवार्ड? धर्मेंद्र को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है? वहां की सीनेट और महासभा ने, दोनों ने मिलकर, ठीक है? ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के टाइम पे पूछ रहा है। जो बौद्ध संगीत हुआ था ना, तीसरा वाला, वो बताओ जरा, ठीक है? वो कैसे कैसे कहां था, ये वाला आप बताओ, ठीक है? गलत नहीं करोगे। जरा बताओ। अध्यक्ष भी बताना इसके कौन है, मैं बताऊंगा फिर आपको, ठीक है? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? गलत नहीं करोगे, ठीक है? 250 ईसा पूर्व, शाबाश, पाटलिपुत्र राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 250 ईसा पूर्व, ठीक है? ये याद रखोगे, पाटलिपुत्र के अंतर होता है। अब ये शासनकाल किसका था? अशोक का। अध्यक्ष कौन था? ये भी तो पेपर में आ सकता है, ध्यान रखोगे। अध्यक्ष कौन था? एक अध्यक्ष थे, मोगली तिस करके उनका नाम था।
मोगिलीपुत्र था इनका नाम, ठीक है, मोगिलीपुत्र तिस ये पूरा नाम था। ओके, ये आप याद रखना, मोगिलीपुत्र तिस ये अध्यक्ष थे जब ये बौद्ध संगीति हुई अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अंदर, और ये तीसरी बौद्ध संगीति थी, याद रखोगे, थर्ड, है ना भाई। पहली वाली तो अजातशत्रु करा चुका था, है ना, और दूसरी वाली कालाशोक करा चुका था, और तीसरी ये थी, है ना, और चौथी कनिष्क कराएगा कश्मीर के अंदर। अब देखो बौद्ध धर्म पनपा कैसे, बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि उसको बड़े बड़े राजा मिलते चले गए, जैन धर्म को नहीं मिले बड़े बड़े राजा, है ना, तो इसलिए बौद्ध धर्म का पनपने का ये सबसे बड़ा मेन रीजन था। ओके, इतनी बात ध्यान रखोगे। चलिए, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चलो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत संसद की शक्ति देता है, या उसको भारतीय संसद को शक्ति देता है कि तुम संशोधन करो? वित्तीय आपात से है क्या, ठीक है, या लोकसभा में अनुसूचित जातियों के वगैरह कुछ, ठीक है, या फिर भारत संघ की राजभाषा? क्या लगता है आपने, ठीक है, आपने क्या ही लगता है इनमें से, जरा बताओगे इनमें से कौन सा है, ठीक है। ओ भाई शाबाश, देविकानंदन सर बहुत बढ़िया। उसके बाद संजीत बहुत बढ़िया सर जी। ओए फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, पूजा कुमारी मैम, ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु मैम, ठीक है, और दीपक मौर्य जी विकट, बहुत बढ़िया, आपका दुम्मा ही ढा दिया रे तुमने तो। चलो, ये संविधान के संशोधन करने की भारत की शक्ति, संसद की शक्ति है, ये ध्यान रखोगे, संसद को शक्ति देता है संविधान में संशोधन। जितने भी संशोधन है आपके, ये सब 368 आर्टिकल के थ्रू होते हैं। अगर ये ना होता, ठीक है, तो हमने कहां से लिया था? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके, कहां से हमने ये लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, आप याद रखना, दक्षिण अफ्रीका से ये हमने लिया है, ठीक है, याद रख सकते हो ना इतनी बात? याद रख सकते हो तुम, ऐसे छोटे मोटे बंदे थोड़े ही हो। चलो, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? कौन बताएगा इसको, ठीक है। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा? वेयर वाज द फर्स्ट जैन महासभा ऑर्गेनाइज्ड? जरा बताओगे कहां पर हुआ था पहला, ठीक है, अध्यक्ष भी बताना फिर इसके, ठीक है। वल्लभी नहीं है, एक वल्लभी बोल गए यार, वाई तुमको क्यों ही लगता है? यस गोलू किंग, पाटलिपुत्र ठीक है, पहला पाटलिपुत्र में होता है, दूसरा वल्लभी में होता है, तुम क्यों ही कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। पहला वाला पाटलिपुत्र में ही होता है, स्थूलभद्र करवाता है, याद है ना, स्थूलभद्र के उस पे अध्यक्ष था इसका, स्थूलभद्र, है ना, और वल्लभी ये दूसरा वाला होता है वल्लभी में। ओके, याद रखोगे, कई बार पेपर में आ जाता है। चलो, देववर्धी, इसके शासनकाल में कौन था? देववर्धी, है ना, देववर्धी के शासनकाल, मतलब देववर्धी अध्यक्ष होता है इसका। अब पता चल गया, पहला वाला पाटलिपुत्र, दूसरा वाला वल्लभी, कभी नहीं भूलना, ये सिंपल है, आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, गलत कर दिया, सारों ने गलत करा, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दिया, हमारी गाड़ी धप नीचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? बताना जरा, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? कौन बने हैं एसोचैम के? गलत नहीं करोगे, ठीक है। दो इनमें से एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, फिर इसका हेडक्वार्टर भी बताना किधर है भाई, गलत नहीं करोगे तुम लोग, ऐसा मैं मानता हूं। चलो, विनीत अग्रवाल, ओके, कुमारी दुर्गा मैम, संजीत विश्वंत, बहुत बढ़िया सर जी, एम शिंदे, शाबाश। चलो चलो, वेरी गुड, शाबाश। इनमें से कौन सा? ये विनीत अग्रवाल आंसर होगा। कौन व्यक्ति हैं जो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए? ये विनीत अग्रवाल ही बने हैं। अगर तुमसे पूछे एसोचैम की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1920 में हुई थी। कहां है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली के अंदर है। ओके, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन लास्ट में, जब तक तुम्हारा पेपर खत्म होगा तब तक एक ये पूछ ही लेगा। तुम्हारी मीटिंग में ना थी, तुम्हारे दोस्त की मीटिंग में पूछ ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट दो, नेक्स्ट क्या आता है? निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को छूती हैं? महासागर नहीं पूछा इसमें, सागर पूछा है, ओशियन नहीं पूछा है,
उसने सी को पूछा है, जरा देना इसे, दो इसको तोड़ के कैड़ा सा। ठीक है, क्या लगता है, लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर? क्या लगता है आपने, क्या लगता है? गलत नहीं, बेरिंग नहीं है। रानी चौरसिया मैम, निक बहुत अच्छा आंसर है। सूरज, दिशु, दोनों का आंसर बहुत अच्छा है, शाबाश, वेरी गुड। बी नहीं है अमिताभ, और उसका सी अरब सागर, नो 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 नो, भूमध्य सागर, आई एम यूनिक, शाबाश, आपका आंसर भी बढ़िया है। आप भूमध्य सागर को कैसे देखते हैं? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर आपका ये ऊपर से आ गया है ना, फिर आपका ये यूरोप आ गया, फिर इधर से आपका ये एशिया वाला इलाका लगा हुआ है, तो यहां पे आपको भूमध्य सागर मिलता है, भूमध्य सागर। उसने मैप से ही तो पूछा है ये क्वेश्चन, मैप से ही तो पूछा है ना, कि भाई बताओ तीन कॉन्टिनेंट से कौन सा सागर, सागर छोटा होता है सी, है ना, महासागर तो बड़ा होता है भाई, तो ये उस सी की बात ही करी है, भूमध्य सागर की। ओके, कल को तुम्हारे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा है सागर, तो आप भूमध्य सागर बोल दोगे। ये टैथिस सागर का ही हिस्सा बचा हुआ है आज भी, ठीक है, टैथिस सागर, यहाँ पे तो हिमालय खड़ा हो गया है यहाँ तो उसका जो बचे हुए अवशेष है ना, वो यही है भूमध्य सागर, टैथिस सागर का ही पार्ट है। ओके, याद रखोगे आप। चलिए, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में, चलो याद रखना। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया, जरा बताओगे? जैन धर्म जो था आपका श्वेतांबर और दिगंबर में कैसे बटा, ठीक है, जरा बताओगे इनमें से? बहुत बढ़िया, वो वाओ, बहुत बढ़िया। कनिष्क के समय, नो नो नो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, गलत हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय डिवाइड हो गया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ए देखो, एक छोटी सी स्टोरी सुनना यहां से। क्या था, महावीर जी के निर्वाण, ठीक है, महावीर जी के निर्वाण के 200 वर्ष बाद, महावीर के निर्वाण, ओके, महावीर के निर्वाण के कितने टाइम बाद, 200 साल बाद, 200 साल बाद ऐसा हुआ, मगध इलाके में अकाल पड़ा बहुत बड़ा, ठीक है, अकाल पड़ जाने की वजह से वहां पे भद्रबाहु कुछ अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर साउथ इंडिया में चले गए, क्योंकि अकाल पड़ गया था मगध में, है ना, ये याद रखना, कई बार आता है। और स्थूल बाहु जो थे वो मगध ही रह गए अपने कुछ अनुयायियों के साथ, कि यहीं पे पढ़ने दो अगर पढ़ रहा है। जब अकाल खत्म हुआ, ठीक है, हालांकि स्थूल भद्रबाहु की भी डेथ हो जाती है, स्थूल बाहु की भी डेथ हो जाती है, लेकिन जब अकाल खत्म हुआ 50-60 साल बाद बिल्कुल ठीक स्थिति बनी, तब साउथ वाले जैन जो थे, जैसे ही वो नॉर्थ आए तो इनके बीच में झगड़ा हो गया कि तुम तो हमें छोड़ के चले गए थे, अब तुम वो जैन नहीं हो, अपना कुछ नया बनाओ, अपना कुछ अलग रहो। तब श्वेतांबर और दिगंबर में ये डिवाइड हुए थे, ये याद रखना। एक तो वजह ये थी, दूसरी वजह इनके रूल भी थे, ठीक है। श्वेतांबर कहते थे कि आप कपड़े पहन के रह सकते हो, ठीक है, लेकिन दिगंबर कहते थे कि कपड़े पहन के नहीं रहो, बिल्कुल कट्टरपंथी थे दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर कपड़े पहन के रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखोगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कपड़े त्यागो या मत त्यागो, कोई दिक्कत नहीं है, ये श्वेतांबर बोलते थे। और दिगंबर कपड़े उतारो, ऐसे ही रहो, ठीक है, यानी कि रूल है तो रूल है। ओके, ये बात आप याद रखना, क्लियर? हाँ, ठीक है, चलिए, गलत नहीं करोगे इस बात को, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, डन। एक बच्चा कह रहा है हीनायन और महायान, वो बौद्धिस्ट से है, वो बौद्ध धर्म से है, हीनायन और महायान। ओके, ये आपसे जैन वाला पूछा गया है यहाँ, है ना, गलत नहीं करोगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था ना, है ना, फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी इससे कि नहीं भाई तू ले जा, तो ले जा यार, क्या ही योद्धा बनेगा, ठीक है। तो फिर योद्धा तो वो बना और ले आया अपनी बहू भी। तो अब बताओ इनमें से कौन सा है, ठीक है, गलत नहीं करोगे, सही सही आंसर दोगे।
बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। ठीक है, ओए 352 में ही हरवा दिया। लो, अबे 352 में तो वो गद्दी पे भी ना बैठा था 352 में तो वो गद्दी पे भी ना बैठा था। तुमने 352 में ही, यानी कि तुम्हें उसका शासनकाल याद नहीं है। फिर 322 में तो वो गद्दी पे बैठता है, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी की बात चल रही है, बिफोर क्रिस्ट की बात चल रही है। ठीक है, और गद्दी से ये हटता कब है, 298 इसकी डेथ हो जाती है श्रवणबेल गोला में। जैन धर्म के अनुसार ये अपनी डेथ कर ले, अपनी मतलब मृत्यु प्राप्त कर लेता है। अब ये लगाना जरा, ये टाइम पीरियड कौन सा बैठेगा। अब ये टाइम पीरियड बैठेगा 305 में। ओके, इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसमें यूनानी शासक था ना, ये यूनानी शासक था, यूनानी शासक। अब क्या हुआ, हारने के बाद, सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद इसने 500 हाथी अपने किसको दे दिए, इसको 500 हाथी, ध्यान रखना 500 हाथी किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। यह बात पेपर में आता है। ठीक है, याद रखोगे। नहीं 500 हाथी, सॉरी एक सेकंड रुकना, 500 हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, क्या बोलते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। और कुछ एरिया जैसे कंधार का कुछ एरिया इसने अपने में मिला लिया था, याद रखना। काबुल का कुछ एरिया अपने में मिला दिया था और बलूचिस्तान का कुछ एरिया ले लिया था 500 हाथी देने के बदले, है ना। 500 हाथी किसने दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। और काबुल का कुछ एरिया ले लिया, बलूचिस्तान का कुछ एरिया ले लिया और कंधार का एरिया ले लिया। ठीक है, और अपनी लड़की की भी शादी कौन कर देता है, अपनी सेल्यूकस निकेटर इससे अपनी लड़की की भी शादी कर देता है। याद रखोगे, क्लियर है ना, क्लियर। चलो, उसकी बेटी का नाम क्या था, हेलना, याद है, हेलना से शादी कर देता है। और फिर इसी के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को भी भेजता है कि तू जा इंडिया से कुछ देख दाख के ला, कुछ है ढंग की चीज। तो वो मेगास्थनीज किस बुक की रचना करता है, इंडिका की करता है। ओके, ये भी बात आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात, कहता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, बताओगे। महेंद्र सिंह टिकैत, या फिर चौधरी चरण सिंह, या चौधरी अनंत सिंह, या जसवंत सिंह वर्मा। क्या लगता है आपने, हाँ जी बताना आपने क्या लगता है इसका आंसर। ठीक है, गलत नहीं करोगे, वेरी गुड। किसान दिवस कब मनाया जाता है, गलत नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर, है ना, बहुत बढ़िया। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाते हैं। कौन थे ये, 5th पीएम थे हमारे, कौन थे, 5वें नंबर के पीएम थे। ये बात आप याद रखना, है ना। कभी भी संसद में ना जाने वाले प्रधानमंत्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, याद रखोगे, ये इस आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। अब ये जाफना क्या है, अगर ये समझ गए तो आंसर दे दोगे। जाफना पेनिनसुला श्रीलंका का एक ऐसा हिस्सा है जो श्रीलंका से अलग होता है थोड़ा सा। तो वो किस पास के थ्रू अलग होता है, कौन सी दर्रा के थ्रू अलग होता है, जरा बताओगे। उन दोनों के बीच में कौन सी है मुख्य भूमि को जो जोड़ता है या अलग करता है, बीच में है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो बताओगे जरा। डंकन पास, एलिफेंटा 10 डिग्री चैनल, या अल्बर्टा पास। ठीक है, ओए डंकन नहीं है, अरिका सिन्हा, गलत हो जाएगा। तुम तो डंकन को लेके देखो, डंकन पास। अबे डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, तो उसको तो इंडिया में ही रहने दो, आगे तो सोचो। ठीक है, एलिफेंटा, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर ठीक है, बाकी सारों का निखट गलत है। रे राम, क्या ही करूं तुम्हारा। एलिफेंटा पास है। ठीक है, अब ये कैसे है एलिफेंटा पास, आप श्रीलंका का इलाका देखते हो। ठीक है, आप श्रीलंका का इलाका देखते हो, सही आ रहा है, एक बार प्लीज क्लियर करके बता दो कि साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं, एक बार बता दो आप। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो फिर इसका ना इतना इलाका श्रीलंका का ये अलग है। ठीक है, याद रखना, इसको जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप क्यों, क्योंकि ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से इधर से इधर से, तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये बीच में किससे कनेक्ट है, एलिफेंटा पास से। ओके, एलिफेंटा पास से अलग है, याद रखना, कई बार आ जाता है ये पेपर में। ओके, और इनकी सबसे ऊंची चोटी पूरे श्रीलंका की पिद्रू तालागाला, है ना। और सबसे बड़ी नदी यहाँ की महावेली गंगा।
ओके, इतनी बात याद रखोगे। कॉफी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, कहवा है ना, फेमस है श्रीलंका का। चलिए, इतनी बात क्लियर हो जाती है। साउंड क्लियर है, थैंक यू, क्लियर है सर जी। चलो, वेरी गुड। अटल खलिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध से किस राज्य से संबंधित है? कौन बच्चा इस आंसर को सही देगा? देखता हूं क्या लगता है आपने, ठीक है, क्या लगता है आपने, कौन बच्चा इसका सही आंसर देगा? ठीक है, कौन देगा? नागालैंड नहीं है, जिसकी पॉलिटी बढ़िया है वो यहां से दे सकता है आंसर। ठीक है, जरा बताओ। ठीक है, नागालैंड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, नागालैंड, नागालैंड, असम, ऐसे याद रखा करो इनको, असम, मणिपुर। ओके, याद, मणिपुर और आंध्र प्रदेश, ऐसे आप याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश। ओके, और इधर गुजरात और महाराष्ट्र लिख लो, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र लिख लो। ओके, देखो कैसे है, आर्टिकल 371 में, ओके, आर्टिकल 371 में तो है ये दोनों। ठीक है, इन दोनों के बारे में प्रावधान है, आर्टिकल 371, लेकिन वहां है जी, तो हम ए से यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 371A, ठीक है, 371B, 371C, 371D, लेकिन हमसे क्या पूछा है अभी, है ना, अब से हमसे क्या पूछा है, याद रखोगे, आंध्र प्रदेश में डी और ई दोनों हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कई बार हमारे पेपर में आ जाता है, आंध्र प्रदेश में डी प्लस ई ये दोनों हैं। ओके, आंध्र प्रदेश के लिए क्लियर है ना, डन, याद रखोगे इतनी बात। अब कौन सा आ गया, डीई, एफ जी, एफ है आपका सिक्किम के अंदर। ओके, सिक्किम में कौन सा है, याद रखोगे, सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में आपका एफ, और आपका मिजोरम में है जी। ओके, याद रखोगे, मिजोरम में है जी, अरुणाचल प्रदेश एच, गोवा आई, कर्नाटक जे, ऐसे है सब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके है ये। ठीक है, याद रखोगे, देखो इतने तो याद हो गए होंगे, गुजरात महाराष्ट्र 371, ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, ऐसे याद रखो सीक्वेंस है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश में डी और ई, मिजोरम में एफ, और वो सिक्किम में एफ और मिजोरम में जी। ठीक है, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा और जे कर्नाटक, ऐसे इन सब में प्रावधान है। चलो नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? जरा बताओगे, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया, कौन था वो? जरा बताओगे, गलत नहीं करोगे, इसमें सिंपल सा दे सकते हो तुम। ठीक है, दो जरा आंसर, जो ऑप्शन दो, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था, दो, कुमार गुप्त तो नहीं था, चलो एक कट कर देता हूं। ठीक है, जरा बताओ कौन था? ठीक है, कुमार गुप्त का क्या था, उत्तराधिकारी था, सी 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 सी, शाबाश, स्कंद गुप्त, वेरी गुड। ठीक है, सबका आंसर ठीक है, ये स्कंद गुप्त ही था, इसने हूणों पर, हूणों के आक्रमण को करने से यहां पे रोका था। ये बात याद रखोगे, हूणों को मलेच्छ कहा जाता था, है ना, ये बात ध्यान रखना। कई बार ये जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है, कहां से पता चलता है हमें, ये जूनागढ़ का जो अभिलेख है ना, उससे पता चलता है कि इनको मलेच्छ बोला जाता था, है ना, याद रखोगे, कई बार हमारे पेपर में इनसे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, हूण कहां के रहने वाले थे, फारस से लेकर खेतान तक का एरिया फैला हुआ था इनका, कहां से, फारस से लेकर खेतान, हूण जिसको मलेच्छ बोला गया है जूनागढ़ अभिलेख में। क्लियर है, याद रखोगे। ठीक है, और इनकी कैपिटल अफगानिस्तान के अंदर बामियान थी, हूणों की राजधानी क्या थी, बामियान, अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर बामियान। ये कैसे फीका पड़ गया, ये तो, हाँ बामियान। ओके, बामियान थी इनकी। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात, क्लियर। अगर आपके पेपर में आए, और जब ये इससे लड़ने के लिए आते हैं, स्टार्टिंग में जब इसने रोका था स्कंद गुप्त ने, तो उनकी तरफ से कौन आया था, हूणों का राजा, ये भी तो तुमसे कल को पूछ सकता है ना, खुशनवाज, कौन आया था,
खुश नवाज, बस इतना याद रख लेना इनसे रिलेटेड, ठीक है। ये एक दिन तुम्हारे लिए कराऊंगा, किसी दिन स्पेशल जब एनालिसिस चल रहा होगा, उसमें 10 15 20 मिनट का पूरा टॉपिक है ये वाला, इसको कंप्लीट करा दूंगा आपका। चलिए, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बन गई है, जरा बताओगे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज फोर्ब्स रिपोर्ट, हु बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी इन द ईयर 2020, कौन बन गई है? प्रियंका चोपड़ा, काइली जेनर, या फिर कैरोलिना मारिन, या फिर जेनिफर लॉरेंस? क्या है, बताओगे जरा। लॉरेंस है वो, हिंदी में लॉरेंस हो रहा है, ठीक है। बताना जरा इनमें से क्या ही लगता है आपने, ठीक है। चलो तुम्हें हिंट देता हूं, आय जेनर नहीं है रे, गलत ना करो, ठीक है। कौन है इनमें से? काइली जेनर ही है, शाबाश, सब पकड़ गए, कोई गलत नहीं देगा। प्रियंका नहीं है बे, ये है काइली जेनर, ओके, याद रखोगे, बी इज राइट। ये अमेरिकी टीवी शो में एक्टिंग भी करती हैं, याद रखना, ठीक है। अमेरिकी जो रियलिटी शोज हैं उनमें भी ये सुपरस्टार रह चुकी हैं, क्लियर। और इनकी एज 23 साल है, मात्र 23 साल में देख रहे हो कहां पहुंच गई है ये, सोचो, है ना। तो ऐसा ही है, ध्यान रखोगे, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कौन सा था? मौर्य काल था, राजपूत काल था, चोल था, या फिर गुप्त था? क्या लगता है आपने, ठीक है। हमारे जो संस्कृति का स्वर्ण युग बोला जाता है वो कौन सा था भारतीय संस्कृति का, जरा बता सकते हो। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर वाज, इंडियन कल्चर का कौन सा था इनमें से, ठीक है, जिसमें इंडियन कल्चर बहुत फला फूला, है ना। ओए शाबाश, वेरी गुड, गुप्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये गुप्त काल ही तो था, ठीक है। इस गुप्त काल में ऑल्दो इनकी तो लैंग्वेज भी संस्कृत हो गई थी यहाँ पे, ओके, याद रखोगे, ठीक है। इनकी तो लैंग्वेज भी संस्कृत हो गई थी यहाँ पे, याद रखना, गुप्त काल को ही माना जाता है। चलिए, याद, नेक्स्ट, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? क्या है? बॉस्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर, या फिर बेरिंग? ये एक जल संधि है, कौन सी? विच वाटर कनेक्टिव सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, कौन सी जल संधि है वो, ठीक है, बताना जरा इनमें से। जैसे कि बोला कृष्णदेव ने बोला बी, शाबाश, वेरी गुड। मुकेश, करण, गलत हो जाएगा करण यहाँ पे, संजू मैम ठीक है आपका, शोभित शाबाश, और सौरभ बिकट, कड़ा धुम्मा ही उठा दिया। नेक्स्ट आता है कौन सा, वेरी गुड, शिवी यादव, बहुत अच्छा। ये आपकी जिब्राल्टर जल संधि। अच्छा, आपसे ये तो आप ये तो बता दोगे, है ना, कि भाई ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करती है, जैसे भी है ये इसको अलग करती है। ये यहाँ पे मोरक्को देश पड़ेगा, मोरक्को की कैपिटल रबात, है ना, एटलस माउंटेन वहीं पर ही है ना। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के अंदर यहां पर एटलस माउंटेन्स भी पड़ते हैं, ठीक है। और ये वाला इलाका किसका पड़ेगा? ये वाला इस पे है आपके स्पेन और पुर्तगाल, दो कंट्री। अब ये तीन तरफ से घिरा हुआ इलाका है, तो इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? आइबेरिया। ये भी आ सकता है आपसे पेपर में कि आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं, स्पेन और पुर्तगाल, ओके, याद रखोगे। अब इन दोनों के बीच में कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। अब डायरेक्टली आपसे एशिया, वो आपसे यूरोप और अफ्रीका भी बोल सकता है, कंट्री के भी नाम देकर बोल सकता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया भाई, बेकट्टा भाई। सन 1329 और 1330 के बीच किसने टोकन करेंसी चलाई? बस ये बता दो, ठीक है, बताना। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये वाली घटना है, बताओ जरा इनमें से कौन सा है, गलत नहीं करना, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। वाओ, वेरी गुड, एमबीटी, सबका प्यारा है, तुम सबका प्यारा है यो।
सबका दुलारा भी है ये, ठीक है। ओए खिलजी नहीं है, एमबीटी है। जौना खा इसको ही तो बोलते थे, इसने मोहम्मद बिन तुगलक की तो उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। इसका रियल नेम क्या था? जौना खां, जौना, ओके, जौना खां इसका नाम था। शासनकाल 1325 से बीच से लेकर 1351 के बीच का है इसका शासनकाल। पता है, इसी ने टोकन करेंसी चलाई, लेकिन इस पर कोई ओरिजिनल मोहर ना थी, सब कॉपी कर रहे थे इजीली। ऐसा खोपड़ी खराब आदमी था, ठीक है, याद रखोगे। और दिल्ली से दौलताबाद यही कैपिटल लेके गया था, वहां जाके जनता का मन नहीं लगा, ठीक है। और फिर दिल्ली को मंगोलों से दौलताबाद में बैठ के बचाता कैसे, है ना। तो फिर वापस आ गया कि एक तो दिल्ली भी छिन जाएगी हाथ से, ऊपर से इसकी जनता का भी मन नहीं लग रहा, ठीक है। तो दिल्ली से यही कैपिटल हटाकर ले गया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है ना। मंगोलों से भी तो बचाना था इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है ये सिक्कों पर क्या लिखवाता था? जो ये सिक्के बनवाता था उस पर हिंदी में तो ये अर्थ होता है उसको ईश्वर की छाया, है ना। ईश्वर की छाया अपने आप को बुलवाता था, है ना। ये कई बार आता है पेपर में, सुल्तान ईश्वर की छाया है। किसके सिक्कों पर होता था? इसी के सिक्कों पर होता था। लेकिन वो इसकी लैंग्वेज में क्या था ये भी पूछ सकता है। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, क्या था? अल सुल्तान, ठीक है, अल सुल्तान, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये लिखवाता था ये सिक्कों पर। यानी कि क्या है इसका मतलब? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह का मतलब क्या है? सुल्तान ईश्वर की छाया है, ठीक है। उस पर जलवल चढ़ाया करो जाके, ऐसा बुलवाता था ये, ठीक है, याद रखना। क्लियर है ना यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। इसके जितने भी अभियान थे वे सारे खराब रहे। खुरासान पर अभियान करने गया, वहां डूब गया। कराचिल पर सैनिक अभियान करने गया, वहां डूब गया। झुनझुना भी इसके हाथ लगानी कहीं भी, ठीक है। चलो, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या लगना है आपने, ठीक है। भारत को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? गलत नहीं करोगे, सारे बच्चे सही सही दोगे, ठीक है। बहुत अच्छा, शाबाश। यूएनडीपी जारी करता है ना, इसको ये भी याद रखना कि यूएनडीपी करता है। कल को ये भी पूछ सकता है तुम्हारे पेपर को कौन जारी करता है, प्लीज, ठीक है, शाबाश। ओए 143 नहीं है, ठीक है, 143 नहीं है, 131 है। गलत ना करो, 131 है। पिछले साल क्या था? 129। हम साला पीछे ही होते जा रहे हैं हर चीज में, ठीक है। ये पीछे हो गया है, लगता है इधर सेटिंग वेटिंग नहीं चलती है। अगर होती तो इस आंकड़े में भी सही सही दिखा देते, है ना। याद रखोगे टोटल कितने कंट्रियों पर ये निकाला जाता है? 189 पर निकाला जाता है। और हमारा स्थान क्या है? ये। और एक और बात तुमको बतानी है, थोड़ी सी एक समझना। हमारी मीडिया का नंबर 142 पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। 142 पे आता है, तो हमारा विश्वास करने का तरीका भी उसके ही जैसा होना चाहिए। जब हमारी मीडिया ही इतनी बेकार है, 142वें नंबर पर आती है, तो हम उस पर विश्वास भी उसी माइंडसेट से करके रखना चाहिए कि किस एंगल से हमको क्या चीजें दिखाई जाती हैं। उसको प्लीज आप ऐसे ही ना करा करो कि हाँ भाई ऐसा ये हो गया ये हो गया, उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं तो 1 नंबर की अगर मीडिया है तो विश्वास कर लूंगा, अगर 2 नंबर वाली है उस पर भी मैं शक करूंगा। ये तो 142वें नंबर पे है हमारा देश मीडिया में, तो आप उस पर कैसे ही भरोसा कर सकते हो? जरा सोचना इस बात को। 142 वहां सेटिंग चलती तो ये पहले नंबर पर अपने आप को दिखा कर आते, है ना। और एक और बात, हम लोग उनको टीआरपी देते हैं, हम लोगों का कंटेंट है। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं यहां इसको लिख कर लाया हूं, तब आपको पढ़ा रहा हूं। इस पे पहले मैंने मेहनत की होगी ना। उनका क्या है? हमसे कंटेंट लेते हैं, हमारे मुंह में माइक ठूस देते हैं। बोलो इस बात को, कंटेंट हमने दिया, हम चला रहे हैं। उनको क्या हो रहा है? पैसा, जितनी टीआरपी आएगी वो साइड में ऐड लगे देखे हैं, आधी स्क्रीन को आधा ऐसे कर देता है कोई भी न्यूज चैनल वाला। साइड में ऐड जो लगे हुए देखते हो ना, पैसा वहां से बनाते हैं वो लोग, ठीक है। इस चीज को देखा करो। वो अपने ऐड नीचे जो लाइन चलती रहती है ना ऐड की, मधुमेह, गाय का दूध, ये फलाना दूध, ये उसका ना, वो ऐड दे रहे होते हैं, अपना प्रचार कर रहे होते हैं, और टीआरपी के नाम पे हम लोगों को फुद्दू बना रहे होते हैं। थोड़ा इस चीज को तुम अवेयर हो। तुम्हें सुबह सुबह की करंट अफेयर पढ़ लो डेली, खत्म, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ लेते हो ना, वो खत्म है, पूरे दिन की न्यूज उसी में हो गई। लेकिन ये फर्जी मीडिया क्यों देखते हो? हम देते हैं ना, गलती भी तो हम ही करते हैं, हम ही आगे इनको बढ़ा रहे हैं, है ना।
तो समझ गए, वो जो सब चीज ऐड आते हैं एक एक, जो जिसकी टीआरपी जितनी अच्छी रहेगी उसको उसका क्या बोलते हैं, ऐड का उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। कौन कमा रहा है हमारे नाम पे? कभी वो फौजियों को दिखाते हैं, ये देखिए युद्ध में ऐसे हुआ, देखिए ये वैसे हुआ। ये सब ना फर्जी चीजें होती है जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें रियलिटी नहीं पता क्या? आपके पड़ोस में आपके भाई बहन या जो भी आपके घर में है वो फौज में है, उनसे अच्छा कुछ चीज बता सकता है कोई कभी? ये न्यूज वाले उनसे अच्छी चीज बता सकते हैं क्या? नहीं, वो खुद हमको बता सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ है, बहुत कुछ आपको भरा पड़ा है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो थोड़े अवेयर बनो, फर्जी चीजों से बाहर निकलो, है ना, फर्जी चीजों से प्लीज बाहर निकलो। चलो क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है। यहां पे ही देख लो हमारा कंट्री कहां है, इन रियलिटी वाली चीजों से हम कितना पीछे हैं। चलो नेक्स्ट, भारत संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये क्या है? हमारा समानता की अधिकार की बात बोल रहे हैं। द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 5 आर्टिकल। कौन से 5 आर्टिकल में है जरा बताओगे? गलत नहीं करना, ठीक है। हाँ जी बताइए इसमें से, शाबाश, गलत नहीं करना, पेपर में बहुत आता है, ठीक है, शाबाश। इनमें से कौन सा पूछा गया है? देखो आपने पता है भारत के संविधान में 5 अनुच्छेद, ये 14 से 18 तक पढ़ते हैं, है ना। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, है ना, याद है ना। ये कई बार पेपर में आता है और हद से ज्यादा बार इसके बारे में कई बार पूछा जो, ठीक है, याद रखोगे ये, प्लीज आप याद रखा करो, ठीक है। चलिए, और ये सारे के सारे अधिकार जितने भी हैं आपके क्या होता है 12 से 35 तक टोटल आते हैं ये अधिकार, और ये आपके भाग 3 में आते हैं। कौन से में आते हैं? भाग 3 के अंदर आते हैं। ये भी बात आप याद रखोगे, क्लियर है ना, क्लियर। और 14 में तो आपको पता ही है कि विधि के समक्ष समानता, 15 में आपको पता है कि धर्म, लिंग, जाति इन सब में कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 लोक नियोजन में समान अवसर यानी कि नौकरियों में समान अवसर, 17 में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता है, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, ये आप सब जानते ही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? जरा आप बताओगे इनमें से कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर खां, मतलब तैमूर लंग, ठीक है, बताना जरा। दी फर्स्ट ऑटोमन इन्वेंशन ऑफ इंडिया, जरा बताओगे किसका बेटा था, कैसे था, कहां से घुस गया था गलती से? गलत तो नहीं करोगे, इतना तो भरोसा है ही, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये सुबुक्तगीन का था, ठीक है। कौन था ये तुर्की आक्रमण करने वाला? ये सुबुक्तगीन था। इसका पापा कौन था? सुबुक्तगीन था, ये बात याद रखना, ठीक है। सुबुक्तगीन के देहांत हो जाने के बाद गद्दी पर ये बैठता है महमूद गजनवी, ठीक है। ये ही भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क मुस्लिम था, ठीक है। कौन? सुबुक्तगीन, इसका पापा, ठीक है, याद रखना। वो सॉरी, ये महमूद गजनवी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। पता है इसमें ना, इसमें एक गड़बड़ी है क्वेश्चन में। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था, तुर्क आक्रमण करने वाला गजनवी से भी पहले इसका पापा था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सुबुक्तगीन याद रखना, तो आप लगा लेना, ठीक है। हिंदू शाही शासक जयपाल पे उन्होंने आक्रमण किया था, जयपाल पर आक्रमण किया था, इसका पापा था, इस पे सुबुक्तगीन है ही नहीं कहीं, ठीक है। सुबुक्तगीन आप लिख लेना, ओके, सुबुक्तगीन था, ठीक है, ये था सुबुक्तगीन, इसका पापा था महमूद गजनवी का, ठीक है। जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया था वो था पहला, ठीक है, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है वो, आप लोग ऐसे याद कर लेना। महमूद गजनवी तो उसके बाद आया था, पहला तुर्की आक्रमण किसने कर दिया? सुबुक्तगीन ने, ओके, याद रखोगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लो, अभी तो है 1 मिनट और, चलो निकाल लेते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा? वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर मतलब सुल्तान ने यानी कि जहांगीर ने भेजा? किसको भेजा था इनमें से शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के लिए? जरा बताओगे इनमें से, गलत नहीं करोगे, सिंपल है, आप दे सकते हो इसका आंसर, ठीक है। जरा बताओ इनमें से किसको भेजा था, गलत नहीं करना, वेरी गुड, शाबाश,
बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। पहले तो शाइस्ता खां को भेजा था, फिर वापस उसको बुला लिया। अब बताओ इनमें से किसको? अफजल को। अफजल खान, शाबाश। ठीक है, अफजल खान को भेजा था इसको 1659 में। ठीक है, याद रखोगे, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए पहले तो इसको भेजा था। फिर हालांकि ये पकड़े नहीं जाते 1659 में, इनको 1665 में पुरंदर में घेरा गया था। ठीक है, याद रखना, इनको कब घेरा गया है? 1665 में पुरंदर में घेरा गया है, तभी शिवाजी को विवश होकर 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। हालांकि ये वहीं से भाग कर आ गए थे औरंगजेब की कैद से, अगले ही साल 1666 में भागकर आ गए। याद रखोगे इतनी बात। इन्होंने अपना राज तिलक 1674 में करवाया था, है ना? अपना रायगढ़ के अंदर अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया था, रायगढ़ के अंदर। ये याद रखना, कई बार आता है, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। ओके, क्लियर है ना इतनी बात? चलिए, थैंक यू। ये थी तुम्हारी क्लास, और फिर 5 बजे मिलता हूं। अभी तो आईबी में जा रहा हूं, अगर आपको ज्योग्राफी करनी है तो। अभी आईबी की क्लास हो रही है यहीं पर, इसी चैनल पर, तुरंत 1 मिनट में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए फिर वहां मिलते हैं। ओके, बाय।